नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिकेय भारतवंशी और मैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का एलएलबी फाइनल ईयर का छात्र हूँ। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बेहद ही इम्पोर्टेंट केस लॉ लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने आंसर राइटिंग में, मेंस के आंसर राइटिंग में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा केस लॉ है उसका नाम है हमारा विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 के बारे में। ठीक है, बेसिकली अगर हम सार के बारे में बात करेंगे कि इस केस लॉ में किस चीज़ के बारे में बताया गया था, तो हमें ये ध्यान देने वाली बात होगी कि इसमें विनीत नारायण के केस में मुख्य रूप से सीबीआई के फेलियर के बारे में बताया गया था। कहीं न कहीं जो सीबीआई है जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, तो इस वजह से इस केस को विनीत नारायण ने अपने रिट पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने सीबीआई के कार्यों पर सवाल उठाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस पे खिलाफ याचिका डाली थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस केस लॉ के बारे में। तो सबसे पहले इस केस लॉ को शुरू करने से पहले हमें कुछ आंकड़ों पर ध्यान देना होगा। अगर हम कुछ आंकड़ों की तरफ ध्यान देंगे तो सन 2005 में अगर हम देखेंगे तो सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट था वो कहीं ना कहीं 65% था। कन्विक्शन रेट का मतलब क्या था कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश में जो अपराध हो रहे हैं उसमें सीबीआई का हस्तक्षेप कहाँ तक था, तो हम कह सकते हैं 65% था। 2006 में 72 हुआ, 2009 में 64 हुआ और 2010 में 66 हुआ। मतलब कहने का मतलब आप देखेंगे तो 72 के बाद फिर ये कम होता चला गया। फिर इसी बात पे एसएस गिल साहब कहते हैं कि हीनस अपराध में सीबीआई का कार्य बहुत कम है, लगभग 20%। अतः यह केस सीबीआई के फेलियर को दर्शाता है। ठीक है, जो हमारे एसएस गिल साहब थे उनका सीधे प्रहार किसके ऊपर था? सीबीआई के ऊपर। उन्होंने कहा जो कहीं ना कहीं जो कन्विक्शन रेट है जो लगातार घटता जा रहा है सीबीआई का ऐसे हीनस मामलों में, इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारे सीबीआई का फेलियर है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या गया था, इसमें सीबीआई को केंद्र से हटाकर सीबीसी में करने को कहा गया था। एक बात ये भी आई थी कि भैया ऐसा है, सीबीआई को हटा के हम इसको सीबीसी में दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस केस के बारे में और जान लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चन उठा था कि क्या सीबीआई को कार्यपालिका से अलग कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए आज हमारे सामने ये सवाल उठते हैं कि जो सीबीआई है कहीं ना कहीं हमारी जो केंद्र सरकार है, जो कार्यपालिका है, उसके मार्गदर्शन पर चलती है, उनके इशारों पर चलती है। तो ये सवाल उठा था कि क्या सीबीआई को कार्यपालिका से अलग कर देना चाहिए। इसके अलावा इन्हें राजनीतिक आकांक्षाओं से अलग कर दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें राजनीतिक आकांक्षाओं से अलग कर देना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट इसमें क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपको ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में विशाखा वाले केस का सहारा लिया था। इसके अगर हम इंट्रो के बारे में बात करें तो इसमें जो पिटिशनर थे वो कौन थे? विनीत नारायण साहब थे। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड को हम समझ लेते हैं। इसके बैकग्राउंड को भी आप पॉइंट वाइज पॉइंट बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, शिद्दत से सुनिएगा। तो इसके बैकग्राउंड में अगर हम बात करेंगे तो 25 मार्च सन 1991 को, 25 मार्च 1991 को का एक अशफाक हुसैन लोन तथा आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन पकड़ा गया था। ठीक है, इस केस में मतलब ये पॉइंट थी बैकग्राउंड के बीच, मतलब इस केस को आने के पीछे क्या कारण थे। तो एक अशफाक हुसैन लोन तथा आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन इसमें पकड़ा गया था, जहां सीबीआई को 2 डायरियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? 2 बड़े बड़े सबूत के तौर पर डायरियां मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात, उस डायरी में बड़े बड़े नेताओं के नाम थे, बड़े बड़े अपराधियों के नाम थे। मतलब जब कहीं ना कहीं जिसमें पैसों का लेन देन उसमें शामिल था, उस डायरी में लिखा हुआ था। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम हवाला स्कैंडर कहते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है हवाला स्कैंडर क्या होता है। ठीक है, तो हमारे सामने ये सवाल आया कि हवाला स्कैंडर क्या होता है। इसके बारे में हम जरूर जानेंगे, लेकिन इसके पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अपना काम क्यों नहीं किया, ये सवाल इसमें उजरा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसी चीज़ को बेस बनाते हुए जो विनीत नारायण साहब थे उन्होंने क्या किया? मैंडेमस जारी किया। आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैंडेमस जारी किया और कहा कि सीबीआई, हमारे देश की जो सीबीआई है वो अपने कार्यों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, व्हाट इज़ हवाला स्कैंडर। तो हवाला के बारे में अगर आपको बताएं तो ये एक प्रकार का बैंकिंग सिस्टम होता है जिसमें मुख्य रूप से हम समझ सकते हैं कि जो पैसों का लेन देन है उसमें इस चीज़ की व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो इसको हम हवाला बोलते हैं, हवाला स्कैंडर। ठीक है, और इस केस की अगर हम उपयोगिता के बारे में बात करें तो ये सीबीआई के भविष्य को लेके थी कि कैसा हमारे सीबीआई का फ्यूचर होगा। इसके अलावा जो सीबीआई की जो लचर व्यवस्था जो अपनाई जा रही थी उसके बारे में इस केस में बताया गया था। ठीक है, अब जो हमारे जो विनीत नारायण साहब थे वो पिटिशनर थे, इनकी डिमांड क्या थी, इस डिमांड को भी हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं।
पिटिशन मतलब इनकी डिमांड ये थी कि इसमें विनीत नारायण ने कहा कि हमारे देश की जो सीबीआई है और ईडी है अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर पिटिशनर विनीत नारायण सिंह ने कहा, साहब ऐसी बात है कि जो हमारे देश को जो सीबीआई है और ईडी है ये अपने कार्य को ठीक तरीके से नहीं कर रही है। उसके पास चाहे सबूत आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, वो अपने कार्य को ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसके पे किया गया? सीबीआई पे क्वेश्चन किया और ईडी पे क्वेश्चन किया। किसने किया? विनीत नारायण ने किया। ठीक है, और इसमें कहा गया कि यह देश की सुरक्षा तथा अखंडता के लिए खतरा है। भाई जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अगर हमारी सीबीआई से हमारे देश के नागरिकों का अगर विश्वास उड़ जाता है तो कल को हमारी देश की सुरक्षा और अखंडता की बात आएगी तो किस हद तक हम विश्वास करेंगे कि हमारी जो ईडी है और सीबीआई है कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का रक्षा करेगी। तो इसमें यह भी पॉइंट आया था, पिटिशनर की डिमांड ये थी कि हमारे देश की सुरक्षा तथा अखंडता के खिलाफ है। और विनीत नारायण ने कहा कि क्या होगा हमारे डायसी के प्रजातंत्र का, क्या होगा हमारे डायसी के रूल ऑफ लॉ को, जो कहीं ना कहीं जो हमारे जो डायसी साहब है वो कहते हैं कि अगर प्रजातंत्र और रूल ऑफ लॉ को जीवित रखना है तो हमें एक स्वतंत्र संस्था का गठन करना होगा। भाई आप एक तरफ बात करते हैं स्वतंत्र संस्था की जिसको कि हम सीबीआई नाम देते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो कार्यपालिका के हाथों से बंधा हुआ है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी सीबीआई है और ईडी है ये एक स्वतंत्र संस्था नहीं है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा हमारे विनीत नारायण जी ने कहा था। ठीक है, और उन्होंने कहा कि आप ऐसे लोगों को सीबीआई में भेजिए, आप ऐसे लोगों की नियुक्ति सीबीआई में कीजिए जो कहीं ना कहीं से स्वतंत्र हों, उनके हाथों को बेड़ियों में न जकड़ा जाए, उनके पैरों को बेड़ियों में न जकड़ा जाए। जब तक आप इस तरह की संस्था का आप गठन नहीं करेंगे, निश्चित रूप से हमारे देश की जो व्यवस्था है, एकता और अखंडता है और जो लोगों का विश्वास है उसको हम जीत नहीं सकते हैं। ये विनीत नारायण जी का कहना था। इन सारी बातों को शिद्दत से माननीय सुप्रीम कोर्ट ध्यान से सुनती है और कहती है, अपने जजमेंट में देते हुए कहती है। और इसमें विशाखा के केस को रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यदि कार्यपालिका अपने कार्यों में विफल है तो हम यहाँ पर बैठे हैं और हम गाइडलाइन देंगे। सीधे सीधे कटु शब्दों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका को कहा, यदि कार्यपालिका से ये काम नहीं हो पाता है, सीबीआई की लचर व्यवस्था को सुधारने का कार्य नहीं हो पाता है, तो इसका कार्य हम करेंगे। ठीक है, और हम गाइडलाइन देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक कोई नया कानून नहीं आ जाता है तब तक हमारे द्वारा जो दी जा रही गाइडलाइन है आपको उसको फॉलो करना होगा। चाहे आप जैसे फॉलो कीजिए, ये आपकी समस्या है, लेकिन हमारे गाइडलाइन को आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए कुछ गाइडलाइंस होते हैं विनीत नारायण के केस में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था, इसको हम समझ लेते हैं। पहला जो गाइडलाइन था उसमें था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। कहा गया कि जो हमारी जो सीवीसी बना दिया जाए, मतलब स्टैट्यूटरी स्टेटस का दर्जा दे दिया गया, किसको? सीवीसी को दे दिया गया। और क्या कहा गया? जो सीवीसी की नियुक्ति है इसकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता विपक्ष, सिविल सर्वेंट आदि मिलकर, ये सारे लोग मिलकर जो है सीवीसी के तय करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सीवीसी जो होती है वो सीबीआई के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये जो लोग 5 लोग का जो मैंने अभी आपके ऊपर नाम लिया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता विपक्ष, सिविल सर्वेंट, ये जितने लोग होंगे कहीं ना कहीं सीबीआई की अगर लचर व्यवस्था होती है तो ये लोग अकाउंटेबिलिटी होंगे, मतलब कहीं ना कहीं इनको जवाब देना होगा इनके सवालों का। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है, ये जो सीवीसी है वो सीबीआई के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे। वहीं सरकार को इसके सक्सेस तथा फेलियर का जवाब देना होगा। साहब आप चुप नहीं रह सकते, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है आप चुप नहीं रह सकते। हमारी गाइडलाइन के अनुसार आपको सीवीसी की नियुक्ति करनी होगी और कहीं ना कहीं आपको जवाब देना होगा सीबीआई के सक्सेस का और सीबीआई के फेलियर का। अगला गाइडलाइन क्या था? अगला गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र समय समय पर ऐसा कार्य करेगी जिससे हम सीबीआई को यह ना कह सकें कि वह भेदभाव करेगी। भैया देखिए, एक बात तो सीधी है, सुप्रीम कोर्ट का सीधे ये साफ शब्दों में कहना यह था कि देखिए आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा सीबीआई है उसका जो है जनता के प्रति विश्वास उठ जाए। आपको ऐसे कार्य करने हैं जो कहीं ना कहीं विश्वास बना रहे जनता का और ये ना लगे कि आप कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या कहा जाता है? फिर इसमें कहा जाता है सीवीसी का एक चेयरमैन तय करेगा, सीवीसी का चेयरमैन तय करेगा कि सीबीआई का सदस्य कौन होगा। अब ये सीवीसी में कौन कौन है? जैसे मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता विपक्ष और सिविल सर्वेंट, ये सब हुए। अब इन लोग मिलकर तय करेंगे कि सीबीआई में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो कौन करेगा? एसीसी के द्वारा किया जाएगा, एसीसी के सलाह पर किया जाएगा। एसीसी का मतलब क्या हुआ? अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है, अपॉइंटमेंट कमेटी कमीशन, ये जो है फाइनल सिलेक्शन का कार्य करेगी। इसके अलावा एक बार नियुक्ति के बाद 2 साल कम से कम आपका कार्यकाल होना चाहिए, भले ही उसका रिटायरमेंट 10 महीने में ही हो। साहब देखिए, अभी तक ऐसा चल रहा था कि जो हमारी सीबीआई की जो पुरानी व्यवस्था को अगर हम देखेंगे तो कोई नियुक्ति होती थी और उसका 5 महीने 6 महीने में ट्रांसफ़र हो जाता था, या फिर उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाता था, उसको रिटायर कर दिया जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए भैया, ये मजाक तो हमारे देश में नहीं चल सकता। अगर आप किसी सीबीआई में अगर आप किसी की नियुक्ति कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 2 साल का उसका कार्यकाल रखना होगा, भले ही वो 10 महीने में 4 महीने में रिटायर क्यों ना होने वाला हो, भले ही वो 60 साल की उम्र 65 साल की उम्र क्यों ना प्राप्त कर लिया हो, आपको 2 साल से पहले उसको रिटायर नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा सीबीआई का डायरेक्टर तभी हटाया जा सकता है जब एसीसी की सलाह दे और ऐसी परिस्थितियां आ जाए जिसमें भागीदारी अनिवार्य हो। अब देखिए भैया, ये कोई मजाक का विषय नहीं है कि आपने सीबीआई के डायरेक्टर को किसी को नियुक्त किया, अकल को कहे कि भैया चलिए हम आपको हटा देते हैं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको तभी हटा सकते हैं जब एसीसी सलाह देगी, अपॉइंटमेंट कमेटी कमीशन ये सलाह देगी, और इसके अलावा आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि देश में वे सारी परिस्थितियां वे मौजूद थी कि जिसमें उस व्यक्ति को हटाना आवश्यक था। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि हमारे अजीत डोभाल साहब हैं, अगर उनको मान लीजिए सीबीआई के में नियुक्त कर दिया जाता है और कल को हमारे कोई अंतर्राष्ट्रीय मान लीजिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की कोई बात आ जाती है जिसमें उनका शामिल होना बिल्कुल ज़रूरी है, एकदम कन्फर्म है, तो उनके बिना कार्य नहीं हो सकता है, तो ये एक ठोस ग्राउंड हो सकता है कि आप उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करके आप वहाँ कर सकते हैं। तो ये एक उदाहरण था। तो इस तरह की आपको क्लियरिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा आपको देना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट यह था कि सीबीआई के लिए एसीसी सुप्रीम बॉडी होगी। तो भैया देखिए, जो सलाहकारी जो बॉडी है एसीसी है, आप इसको केवल मजाक में नहीं लेंगे, इसको आप सुप्रीम बॉडी समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्सो स्ट्रक डाउन किया किसको? सिंगल डायरेक्टिव को। अब ये सिंगल डायरेक्टिव क्या था? यह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नेशनलाइज बैंक आदि को जांच करने के लिए उनकी अनुमति लेने के लिए कहा गया था। देखिए भैया, कुछ लोग ऐसे थे ना, जैसे जो प्राइवेट सेक्टर के थे, नेशनलाइज बैंक थे, और जो ये थे, ये कहते थे देखिए भैया, आप कुछ भी हो, स्टेट जो होती है, जो सरकारी जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, आप उसमें केवल जाँच कर सकते हैं। और इन्होंने कहा आपको हमारे यहाँ जाँच करना है तो आपको पहले हमसे पूछना होगा, परमिशन लेना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भैया, ऐसा है, ये सब मजाक नहीं चलने वाला है हमारे सामने। अगर आप सुप्रीम जो सीबीआई है वो हर जगह सुप्रीम है, वो हर जगह जांच कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में भी था। तो सुप्रीम कोर्ट आल्सो स्ट्रक डाउन द सिंगल डायरेक्टिव, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है सीवीवी एक्ट 2003। देखिए, जब इतना सब कुछ गाइडलाइन दे दिया गया सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब क्या हुआ? तब गवर्नमेंट एक सीवीवी एक्ट 2003 लाती है और कहती है कि जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर की संस्था में जांच के लिए अनुमति लेनी होगी, उसे फिर सुप्रीम कोर्ट ने वैध करा दी। कहने का मतलब ये है, अब इनको लगा, सरकार को लगने लगा भैया जब इस तरह की जब हम अधिकार दे देंगे सीबीआई को तो क्या होगा, कल को हम ही अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं तो इन्होंने कहा हम सीवीवी की नियुक्ति करते हैं 2003 के आधार पर, और ये कहते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी से अगर ऊपर की कोई भी संस्था है तो आपको उसमें परमिशन लेना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भैया, मजाक नहीं चलेगा, जो मैं कह दिया तो कह दिया। ये देखिए, ये हंसी वाली बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि आप किसी भी तरीके से सीबीआई को पंगु नहीं बना सकते, आप उसके हाथों को नहीं बांध सकते हैं, ठीक है। अब हम आई होप कि आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसके इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। विनीत नारायण का जो केस है वो कहीं ना कहीं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इन लाइफ के लिए था। मतलब हमारे जो जीवन में जो अकाउंटेबिलिटी होती है उससे संबंधित ये हमारा केस था। कौन? विनीत नारायण का केस। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्ति का लिबरल इंटरप्रिटेशन किया और कहा कि जो कार्यपालिका नहीं कर पा रही है उसे हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे हम करेंगे, जैसा विशाखा में हमने किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नारायण को न्याय न दी होती, और इसमें ये इसके इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एक महत्वपूर्ण स्थान ये भी है, अगर हमने विनीत नारायण जी को न्याय नहीं दी होती तो जो लोगों का है पीआईएल में विश्वास उठ जाता। आप बताइए, इस तरह की इतनी बड़ी चीज़ों के लिए अगर पीआईएल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट न्याय न दे, कौन व्यक्ति जाएगा सुप्रीम कोर्ट? कौन व्यक्ति जाएगा आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में? नहीं जाएगा। तो इसी वजह से पीआईएल जो है कहीं ना कहीं लोगों का इस पे से विश्वास उठ जाता अगर विनीत नारायण जी को न्याय न मिला होता। चलिए अब इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं कि इस केस का क्या क्या प्रभाव पड़ा था, क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है।
देखिए, इसका अगर इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को जो है आलोक वर्मा को नहीं दिया गया था। जो एक आलोक वर्मा जी थे, उनको नहीं दिया गया था और कहीं न कहीं उनको छुट्टी पर भेज दिया गया था। उस समय एम नागेश्वर जो आलोक वर्मा से कम योग्य थे, देखिए एम नागेश्वर थे जो कम योग्य थे किससे? आलोक वर्मा से, और उन्हें क्या किया गया? इंटरिम डायरेक्टर बना दिया गया था। अतः सुप्रीम कोर्ट ने फिर से 7 सिद्धांत दिए, ठीक है? वो क्या-क्या थे? पहला सुनिए। पहला ये था, जो कोई निर्णय लेने पर डरेंगे नहीं, जनता के हित को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए भैया, ऐसा है, आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो आपको बेझिझक बिना डरे ले लेना है, किसी से डरना नहीं है। और इंटीग्रिटी दूसरा पॉइंट क्या था? इंटीग्रिटी, किसी ऐसे विषय का संज्ञान नहीं लेंगे जो आपकी वर्दी पर दाग लगाए। कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई ऐसा कार्य सीबीआई नहीं करेगी जो कहीं ना कहीं उसकी वर्दी पर दाग लगाए, उस पर लोगों का विश्वास उठ जाए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी, आप अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाएंगे, सबके साथ न्याय करेंगे। कहने का मतलब आपके परिवार का ही कोई सदस्य भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया और आप एज अ सीबीआई के मेंबर, और आप कहते हैं, आप उसको लगे उसको बचाने के लिए, उसको छुपाने के तरीके बताने लगे कि ये फ़ोन करके बता रहे हैं कि तुम चले जाना, घर से भाग जाना, मैं आऊँगा, ये वो ऐसा वैसा, हमारी टीम जाएगी। तो नहीं, आपको अपने परिवार को महत्व नहीं देना है, आपको अपने ड्यूटी को महत्व देना है। तो इसमें यही कहा गया, परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और कहीं ना कहीं परिवार में जैसे होता ना कि एक लोग सीबीआई में नियुक्त हो गए तो बाकी लोग भी हो रहे हैं, तो ये चीज़ को भी नहीं बढ़ावा देना है, ठीक है? फिर आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में क्या हुआ था? अकाउंटेबिलिटी में था कि वह किसी भी चीज़ को मना नहीं कर सकता है तथा जनता की सेवा के लिए तैयार रहेगा। अब सीबीआई ये थोड़ी कर सकती है, अरे भैया हम नहीं करेंगे, हमारे पास समय नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसा वैसा नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट की अगर बात है, आपको करना पड़ेगा, आपको किसी भी चीज़ को आप मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा क्या आता है? ओपेंस। ओपेंस में हम अगर समझेंगे तो इसमें कह रहा है कि हमें उस कारण को बताना होगा जिससे व्यक्ति परेशान है, ठीक है? हमें व्यक्ति को उस चीज़ों को आगे सामने प्रदर्शित करके, ओपेंस का मतलब क्या हुआ? प्रदर्शित कर देना, खोल देना, उस चीज़ को हमें बताना होगा जिससे व्यक्ति परेशान है। और ऑनेस्टी, हमें कहीं ना कहीं अपनी ईमानदारी का परिचय देना होगा। अगर अधिकारी को किसी केस से समस्या है, उसको लगता है कि हमारे सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा है, हमारे परिवार से जुड़ा है, तो पहले ही बता दे कि भैया देखिए, इस केस में हम अपनी भागीदारी नहीं सुनिश्चित कर सकते हैं, आप हमारी जगह पे किसी और को जांच के लिए ये चीज़ दे दीजिए, अधिकार दे दीजिए। अंत में आता है लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में बात करेंगे तो लीडरशिप का सारे सिद्धांत को अपने उदाहरण से साबित करने के लिए करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी सारे सिद्धांत हैं, इन सबको क्या करना होगा? इन सबको साबित करना होगा। किसको? हमारे जो सीबीआई होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने क्या समझा? आज हमने समझा कि विनीत नारायण का केस क्या होता है। तो विनीत नारायण का केस में हमने सबसे पहले देखा, ये था हमारा विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 में। इन्होंने सबसे पहले सीबीआई में के प्रति जो बढ़ती अकाउंटेबिलिटी कन्विक्शन रेट है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया था, साहब जब इस तरह की सीबीआई की चीज़ें होने लगेंगी तो कैसे लोगों का विश्वास इस पर रहेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा का केस का सहारा लिया और कहीं ना कहीं लगभग 10 गाइडलाइन दिए। 10 गाइडलाइन देने के बाद कहा, अगर कार्यपालिका अपने कार्य में विफल रहती है तो कहीं ना कहीं हम उस पर हस्तक्षेप करेंगे। और इस तरीके से विनीत नारायण जी की जीत हुई और कहीं ना कहीं लोगों का पीआईएल पे विश्वास बना रहा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये केस लॉ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं आया तो आप एक बार फिर से रिकॉर्डिंग वीडियो ये ऑडियो को सुनिएगा, ज़रूर आपको क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी दूसरे केस लॉ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।